हेलो बच्चों, आज हम करते हैं ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स में सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट करने से पहले हम एक बारी एम्पियर सर्किटल लॉ रिवाइज कर लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। लाइन इंटीग्रल ओवर द मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड द एम्पियरन लूप। तो ये हमारा लाइन इंटीग्रल किस पे है? बी पे है। और ये कितने टाइम्स है? इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड द एम्पियरन लूप। करंट कौन सा लेना है? जो एम्पियरन लूप के अंदर होगा। तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था। तो मैक्सवेल ने बताया कि ये जो इक्वेशन है जो मैक्सवेल एम्पियर ने दी थी ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो उसने क्या शो किया? उन्होंने एक कैपेसिटर लिया और यहाँ पर बैटरी लगा दी। अब ये बैटरी क्या करेगी? इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। तो यहाँ पर उन्होंने अटेम्प्ट किया कि पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो अगर आपको पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था मूविंग चार्जेस एंड फील्ड्स में कि यहाँ से एक इस पी पॉइंट को काटता हुआ हम एम्पियरन लूप लगाते हैं और इसमें हम बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई करते हैं। तो ये उसने एम्पियरन लूप लगा लिया, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा लिया इस पोर्शन के ऊपर जहाँ पर हमने पी पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करनी थी? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी। फिर उन्होंने एक पॉइंट लिया क्यों? उन्होंने ये सोचा कि अब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर भी एम्पियरन लूप लगाया। जब उन्होंने यहाँ पर एम्पियरन लूप लगाया तो एम्पियर सर्किटल लॉ ने कहा कि यहाँ पर तो कोई करंट नहीं है। अगर इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है तो करंट कितना होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। और बी डॉट डी एल भी किसके इक्वल होनी चाहिए? ज़ीरो। और बी भी कितने के इक्वल होनी चाहिए? ज़ीरो। तो यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। और वो कितनी होनी चाहिए? म्यू नॉट आई। लेकिन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर एम्पियरल लूप के अंदर कोई करंट नहीं है। अब कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू ज़ीरो। फिर मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने यहाँ पर एक पी पॉइंट के ऊपर नीडल रखी। नीडल हो गई डिफ्लेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हमें किससे बोला था? एम्पियर सर्किटल लॉ ने बोला था कि हाँ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। और एक्सपेरिमेंटली भी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकली। अब जब मैक्सवेल ने यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखी कैपेसिटर के अंदर, तो जो हमारी नीडल ने उतनी ही डिफ्लेक्शन शो करी जितनी इसने पी पॉइंट पर शो करी थी। इसका मतलब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। नीडल हिल गई तो इसका मतलब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। लेकिन एम्पियर लॉ तो ये बोल रहा था कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली हमने क्या फाइंड आउट किया कि यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड है और उतनी ही है जितनी यहाँ पर थी। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड का कॉज क्या है? यहाँ पर कहाँ से आई? तो यहाँ पर दिक्कत है, इसका मतलब इस लॉ के अंदर। तो हमने क्या किया? हमने देखा व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? क्या सोचा उन्होंने? जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो मान लो यहाँ पर हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़नी शुरू हुई, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ। ये देखो मैंने एक लाइन बनाई है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर और चार्ज हुआ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और आ गया। यहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, फिर एक और आई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? ई जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। इस ई चेंज होने की वजह से एक करंट पैदा हुआ। उस करंट को हमने क्या बोल दिया? आपने डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया। उसने कहा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से एक करंट बनेगा जिसकी वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसलिए यहाँ पर नीडल ने डिफ्लेक्शन शो करी। तो उन्होंने बोला ये करंट क्यों बना? तो करंट किसकी वजह से बना? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बना। और आई उसको नाम दे दिया उसने डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन उन्होंने दे दिया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब इसके बाद तो फिर यहाँ पर भी करंट हुआ जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट बोला। तो मैक्सवेल ने एम्पियर लॉ में थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने बोला कि बी डॉट डी एल
इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। अब ये आई सी में उसने एक आई डी भी ऐड कर दिया, आई डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड कर दिया, और ये वाला जो करंट था नॉर्मल वाला उसको हमने कंडक्शन करंट बोल दिया। तो बी डॉट डी एल किसके इक्वल हो गया, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। अब जब आई सी होता है तो आई डी ज़ीरो होता है, और जब आई डी होता है तो आई सी ज़ीरो होता है। तो आपका जो एम्पियर लॉ हम यूज़ किया करते थे वो हम कंडक्शन करंट के लिए यूज़ किया करते थे थर्ड चैप्टर में, थर्ड यूनिट में कंडक्शन करंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट करंट क्या मान के चलते थे, ज़ीरो मान के चलते थे। लेकिन मॉडिफाइड जो एम्पियर सर्किटल लॉ है बाय मैक्सवेल वो ये बना, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। और आई डी तो हमको पता ही है क्या होता है, आई सी क्या होता है, जो नॉर्मल करंट का फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी, और आई डी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, जो कि अभी हमने डिफाइन किया है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब है हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिस्प्लेसमेंट करंट का, तो उसकी प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। क्यों बनता है, अभी अभी देखा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है। ठीक है, ये एक करंट नहीं होता है, लेकिन ये करंट डेंसिटी को बढ़ा देता है, इसीलिए हम इसे करंट मान के चलते हैं। ये करंट डेंसिटी को बढ़ा देता है। हमने देखा आईसी और आईडी बराबर होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कंपास ने इक्वल डिफ्लेक्शन शो करी थी, तो हमने ये माना कि आईसी किसके बराबर होता है, आईडी के बराबर होता है। आईसी का फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी मैंने अभी बताया, और आईडी का एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये कॉन्टीन्यूटी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आईसी होता है तो आईडी ज़ीरो होता है, आईडी होता है तो आईसी ज़ीरो होता है। अब हम क्या करेंगे, मैक्सवेल की इक्वेशंस करेंगे। मैक्सवेल की इक्वेशंस क्या है, पहली इक्वेशन है गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप पढ़ के आए हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉसेस लॉ यहाँ पर बी ई की जगह बी हो जाएगा, डी एस रहेगा, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह ज़ीरो हो जाएगा। इससे हमें पता लगता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। कौन सी इक्वेशन से पता लगता है, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से। कैसे पता लगता है, उसने बोला है फ्लक्स ज़ीरो है, तो जितनी फ्लक्स लीव करेगी उतनी ही फ्लक्स जो है नॉर्थ से लीव करेगी साउथ में, उतनी ही फ्लक्स एंटर करेगी। इसका मतलब कि मोनोपोल हो ही नहीं सकते। अगर मोनोपोल होते तो हमारे को नॉर्थ में से फ्लक्स निकलती हुई दिखाई देती। हमने बोल दिया फ्लक्स ज़ीरो है, फ्लक्स ज़ीरो मतलब जितनी एंटर है उतनी ही लीव कर रही है, जितनी लीव कर रही है उतनी ही एंटर कर रही है। इसका मतलब मोनोपोल हो ही नहीं सकते, क्योंकि नॉर्थ से निकलेगी तो साउथ होने के लिए उसे अंदर जाने के लिए साउथ होना ही पड़ेगा। तो मोनोपोल, एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब यह है फेराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई आप डी टी पढ़ के आए हैं, डी फाई बाई डी टी। अब देखिएगा, ये है हमारा वोल्टेज। वोल्टेज का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, एक रिलेशन ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये वोल्टेज, ये डिस्टेंस और ये ई, तो जो आपकी वोल्टेज होगी वो किसके इक्वल होगी, ई डी आर के। ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन माइनस का साइन, और इसको किसके इक्वल लिखेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट डी एस, तो डी बाई डी टी एज इट इज़ लिखा, और फाई की जगह बी डॉट डी एस लिखा। ये थर्ड इक्वेशन थी। और ये हमारा जो हमने अभी पढ़ा है मॉडिफाइड एम्पियर लॉ, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये हमारी इक्वेशंस हैं, ये हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन आता है।